हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। तो फटाफट देखते हैं कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह है 1927 में। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है अकादमी पुरस्कार। लेकिन किसने बाफ्टा लगाया था? मैंने तो बाफ्टा ही लगाया था, मेरा गलत हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेज़बानी की है? सही आंसर गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है, 1859-60 के इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ? सही आंसर है बंगाल। अगला क्वेश्चन है, प्रोसोडी ऑफ बॉर्डर लाइन कविता की एक मशहूर रचना है। इस कविता के लेखक कौन है? रितम। ये भी बहुत लोगों ने गलत ही किया होगा आई थिंक, क्योंकि मेरा भी ये गलत ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को लोकप्रिय रूप से इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ द इंडिया। अगला क्वेश्चन है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2021। अगला है, TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्लैंका व्लासिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई। अगला है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स, हमारा जो ये टेस्ट है ये मेरा जो है 9 तारीख को पेपर मेरा पड़ा था, 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? 108। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित के लिए लॉन्च किया? तो ये होगा गहरे समुद्र की खोज। ये था मत्स्य 6000, जो मत्स्य 6000 था, मत्स्य उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है? साथ ही यूरोप का भी सबसे ऊंचा स्थान भी है। तो ये सही आंसर होगा माउंट एल्ब्रस। अगला है कि भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देता है? तो ये इसका सही आंसर होगा समग्र सरकारी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? RM नचमई। अगला ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था। इम्पल्स की SI यूनिट पूछा गया था, न्यूटन सेकेंड। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? इंस्टाग्राम। हमें लगता है सबसे आसान GS में तो यही आया था क्वेश्चन। बकिंघम पैलेस किस शहर में स्थित है? वेस्टमिंस्टर। कला के क्षेत्र में कौन से पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित हैं? शतावधानी आर गणेश। तबला में कितने ढोल होते हैं?
सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वालों व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा? सही आंसर 12 लाख। अगला क्वेश्चन था, एलिफेंटियासिस निम्नलिखित में से किन कारणों से होता है? हिंदी में हाथी पाँव भी इसको कहते हैं गांव की लैंग्वेज में। ये होता है फिलेरियल क्रिम। फाइलेरिया जब होता है किसी को, उसके बाद जो है किसी ना किसी मतलब बॉडी पार्ट्स में ऐसी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और जब वो पैर में देखी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है तो उसे एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव कहा जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा है? पोलिश ज़्लॉटी। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 333, और इसको जो है 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अगला था, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया? तो ये पहनाया गया था कलानौर, पंजाब। अगला क्वेश्चन था, खुर्जा पॉटरी को किस चीज़ की मान्यता दी गई? तो खुर्जा पॉटरी को भौगोलिक संकेतक GI टैग की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न था, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जारी करी गई? ये जारी करी गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न था कि अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वां उपग्रह ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा ने। ये तो मेरा वैसे गलत हुआ गया था, करंट मैंने पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा राजस्थान। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये है जामनगर, गुजरात। अब आगे हमारा हिंदी का स्टार्ट होता है टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इतना खाए जितना पचे। तो इसका अर्थ होगा सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, यानी जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न था, झांसी की रानी कविता किसके द्वारा लिखी गई? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला हमारा प्रश्न था, व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में क्या पूछा जाता है? तो व्यंग जहाँ पे होता है वहाँ पे देखिए प्रश्न ही पूछा जाता है, क्योंकि व्यंग करने के बाद व्यक्ति थोड़ी देर रुकता है, जैसे टॉन्टिंग होती है ना, उस वही। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो देखो शेर का शेरनी हो सकता है, साथ ही में गधे का गधी भी हो सकता है, और आपका चूहा का चूहिया भी हो सकता है। लेकिन आपका भालू का कुछ भी स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। वीरोदार्य शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? वीर प्लस औदार्य। मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। तो मोहन ने पढ़ा होगा, भूतकाल यानी जो हो चुका है, और संदिग्ध रखना है इसलिए पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, कन्फ्यूजन है ना, जो बता रहा है कि मोहन ने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर मोहन पढ़ता है का मोहन ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर। अगला हमारा प्रश्न कि आपका बंटी जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? मनु भंडारी ने। अगला प्रश्न था कि दूसरों के पीछे चलने वाला के लिए उचित शब्द बताएं। दूसरों के पीछे चलने वाले को अनुयायी या अनुगामी भी कहते हैं। अगला प्रश्न था, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबंध बोधक क्या है? बिना शब्द जो है वो उनके यानी जो थर्ड पर्सन और तुम जो सामने है, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन बिठा रहा है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो ये एक संबंध बना रहा है। तो इसमें बिना शब्द हो जाएगा संबंध बोधक। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी सतसई बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? मतलब कर्ता और क्रिया देखनी है। तो पहला है, हिरण दौड़ता है, ठीक है, हो सकता है। हाथी सोती है, सीरियसली। लक्ष्मी जाती है, हाँ ऐसा हो सकता है। विनीत आता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हाथी सोती है नहीं हो सकता, हाथी सोता है।
अगला हमारा प्रश्न है, एक दोष के साथ दूसरा दोष होना। ये लोकोक्ति का सही अर्थ, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। जैसे गांव में कहते हैं ना कि कुछ लोग मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से अगर उनके अंदर कोई भी खुराफात है तो उनको लोग ऐसे ही बोलते हैं कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। अगला प्रश्न है कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुलना जो करता है, कंपेयर करता है एक दूसरे को, तो कंपेयर हमेशा इक्वल साइन करता है, क्योंकि जैसे हम कंपेयर करते थे ना LHS = RHS, तो ये जो हो गया ये हमारा तुलना कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज मतलब आपत्ति जताना, मना करना, ये सारी चीज़। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। पंकज का अर्थ होता है कमल, पंक मीन्स होता है कीचड़, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। अगला होता है पावक, पावक अग्नि का होता है। अगला हमारा है पंक, पंक मीन्स कीचड़ होता है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। पूर्णकालिक क्रिया यानी जो कार्य पूरी तरह हो चुका है, पूर्वकालिक जो पहले क्रिया हो चुकी है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, यानी खाना खाकर यानी पूरी तरह काम होने के बाद पढ़ने बैठेगा, तो ये पूर्वकालिक है, खाना खाना पहले है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, सही आंसर है प्रति। अगला प्रश्न है, मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है दूसरे के दिल की बात कह देना। जैसे कभी कभी होता है हम लोग साथ में बैठे होते हैं तो अचानक से कुछ बात हमारे मन में चल रही होती है और कोई सामने वाला कह देता है, तो हम लोग कहते हैं अरे आपने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। अगला प्रश्न है, हाथ का मैल होना यानी तुच्छ वस्तु होना। जैसे बहुत लोग पैसे वैसे को बोलते हैं ना कि अरे ये तो हाथ का मैल है पैसा, तो कहते हैं अरे बहुत मतलब तुच्छ वस्तु है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त में से कितने विशेषण हैं। तो इसमें से 4 विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं, और जो विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। अगला प्रश्न था कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद जो है ये जयदेव के द्वारा लिखी गई कृष्ण और राधा के प्रेम पर लिखी गई एक ग्रंथ या पुस्तक है। एक अजान सौ सुजान किसके द्वारा लिखी गई। बालकृष्ण भट्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि किताब मेज़ पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो किताब मेज़ पर रख दो, इसमें जो है प्रयोग हुआ है अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है, क्योंकि अधिकरण कारक का विभक्ति होती है में या पर। जहाँ पर जैसे कमरे में, टेबल पर, ये पेड़ पर, ये सारी चीज़ें जाती हैं, वहाँ पर में और पर जहाँ होता है वहाँ अधिकरण का होता है। वहीं पर अपादान का मतलब होता है से, अलगाव की स्थिति में, जब कुछ अलग हो रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, जहाँ पर के लिए आ जाए, जैसे इसके लिए, उसके लिए, कुछ ऐसा सेंटेंस दिया हो। और करण होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के, ऐसे होता है। अगला प्रश्न है जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे वो होता है अमर, ये दिया गया है अमर। अगला प्रश्न है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये सही होगा महा प्लस ईस। अगला प्रश्न है
जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे के सहारे जीतता है उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी पैरासाइट्स भी कह सकते हैं कि जैसे एक बड़ा पेड़ होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम लोग परजीवी कहते हैं, क्योंकि वो उस पेड़ के सहारे जीवित रहते हैं एक दूसरे पे। कौन सा शब्द पुल्लिंग, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए सबसे पहला है सब्जी। सब्जी काटी जाती, सब्जी खाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अगला हमारा है वायु। वायु चलती है, हम कहते हैं वायु बह रही है। वायु बह रहा है नहीं, बह रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अगला है पत्ती। तो पत्ती को हम लोग कहते हैं पत्ती गिरती है, पत्ती ये वो। लेकिन नेत्र, नेत्र होते हैं, नेत्र खुलते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि मतलब नेत्र खुल गए या नेत्र खुल गए, तो ये पुल्लिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, ये होगा पराधीन यानी दूसरे के अधीन। स्वच्छंद मतलब होता है मतलब एकदम फ्री, मतलब फ्री महसूस करना, कोई बंधन नहीं, ऐसा टाइप, खुद के भी अधीन नहीं। लेकिन स्वाधीन का मतलब स्वयं के अधीन होता है और पराधीन दूसरे के अधीन, इसलिए स्वाधीन का स्वच्छंद नहीं होगा। अगला इसी में ऑप्शन दिया गया है निरंकुश, जिस पे कोई मतलब जिस पे कोई किसी भी तरह का बंधन ही ना हो, रोक टोक ही ना हो, वो निरंकुश। स्वतंत्र जो पूरी तरह आज़ाद है। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कितनी नाव में कितनी बार। यामा, यामा ये तो महादेव वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है। और उर्वशी, उर्वशी भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उर्वशी भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुनी हुई रस्सी ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो ये है प्रिया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा था। प्रिया मुझे थोड़ा सा संज्ञा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा कि प्रिय का या प्रिय हो सकता है या फिर प्रिय ही रहेगा। अब देखिए जो आयोग ने मानना है। अगला ये 73 से लेकर 75 तक पैरा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। पहला था गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को क्या कहा गया है? प्रचार या प्रोपेगेंडा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? राजनीतिक घटनाओं, राजनीति क्या है? प्राकृतिक घटना, तो राजनीति क्या है, इसी पर करता है। अगला प्रश्न था गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना, यही तो होता है। सारे राजनीतिक दल यही चाहते रहते हैं कि उन्हीं की विचारधारा को मानने वाले लोग समाज में हों, क्योंकि जब उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले होंगे तो उन्हें वोट देंगे। आगे जो भी क्वेश्चन थे ये सारे रीजनिंग और मैथ के थे, तो इनको जो है क्या सॉल्व कराने का, ये तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आंसर रटने वाले तो हैं नहीं। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, कितने नंबर किसके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए आंसर के आने के बाद, या फिर कितने और गलत हो गए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।